हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जी बच्चों, आज लगभग 2 महीने के बाद हम सभी एक दूसरे से मिल पाए हैं। कुछ विशेष कारणों की वजह से हम आपको 2 महीने क्लास कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन आज फिर से क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज क्लास 12 की पहली क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने डेमो क्लासेस यानी बेसिक क्लासेस देखे थे। अभी ये पहला पार्ट है, विद्युत आवेश तथा विद्युत विभव। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे विद्युत आवेश की खोज क्या है, कैसे हुई, विद्युत की खोज कैसे हुई, आवेश क्या है, आवेश का प्रकार क्या है, इसका नामकरण कौन किया, आवेश का मात्रक क्या है, स्थिर विद्युत विज्ञान क्या होता है। और इधर आप देख रहे हैं कि मैंने उन वैज्ञानिकों का नाम भी लिखा है जिनका योगदान इन सब की खोज में रहा है, और उनके प्रयोगों को भी हमने वहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं कि आवेश की खोज कैसी हुई। तो लगभग 2600 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2600 साल पूर्व जो है, यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम थेल्स। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से जब रगड़ा तो इन्होंने देखा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े, रुई, तिनके आदि को आकर्षित करने का गुण अंबर में आ जाता है। तो इन्होंने इस बात को बताया कि इस पदार्थ में दूसरे जो हल्की वस्तुएं हैं उनमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इनकी इस बात पर लगभग 2200 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम गिलबर्ट। मैंने 2 बार यहाँ पर लिख दिया है 1600 ईस्वी, तो इसको रब कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये जो अद्भुत गुण है, ये केवल अंबर नामक पदार्थ में नहीं होता है, बल्कि संसार की लगभग लगभग सभी वस्तुओं में होता है, और भी वस्तुओं में होता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, एवोनाइट की छड़ को फ्लालेन से, आवनुस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ये वस्तुएं भी आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। इसका मतलब है कि जो ये अद्भुत गुण था, यानी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण था, ये केवल अंबर नामक पदार्थ में नहीं था, बल्कि और भी पदार्थ में। तो यहाँ आपने देखा थेल्स वैज्ञानिक और गिलबर्ट, ये दो वैज्ञानिकों का चर्चा हमने कर लिया है। तो इसके बाद जो है, इस अद्भुत गुण को क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, इसका नामकरण करते हैं 1646 में सर थॉमस ब्राउन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन ने विद्युत की संज्ञा दी। क्योंकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसीलिए इस अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहा गया, और यह नामकरण सर थॉमस ब्राउन ने ही किया। तो विद्युत क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर विद्युत क्या है। विद्युत वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु में अन्य हल्की वस्तुओं को आपस में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उसको विद्युत कहा गया, और यह नामकरण 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने किया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आवेश, यहाँ पर हम लिखते हैं आवेश क्या है, इसकी खोज कैसी है। तो इसको समझने के लिए हम पहले जो है कुछ प्रयोगों को देख लेते हैं कि अगर ये जो इन प्रयोग बताए हैं, कांच की छड़ ले लें, अगर कांच की छड़ ले लें और एक रेशम ले लें, तो कांच की छड़ को जो है, ये रेशम पदार्थ है, रेशम, और ये कांच की छड़ अगर मान लें, कांच की छड़ अगर इसको मान लें, तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, अभी जब इसको रगड़ दिया जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा, ये आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब मान लो दो कांच की छड़ ले लिया जाए, अब मान लो दो कांच की छड़ ले लिया जाए, एक तो ये है ही, एक और ले लिया जाए। दो कांच की छड़ ले लीजिए, मान लो एक और कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़, दोनों कांच की ही छड़ें हैं। इन दोनों को आपस में जब रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद जब इनको एक दूसरे के बहुत करीब लाया जाता है, तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, दूर भेज रही हैं। क्या कर रही हैं, दूर भेज रही हैं। तो दूर भेजने का मतलब क्या है, इनमें प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बच्चों,
प्रतिकर्षण बल कम कर रहा है। और इधर अन्य पदार्थों को देखें, जैसे मान लीजिए कि कांच की छड़ है, एक को रेशम से रगड़ने पर, इसके बाद एवोनाइट की छड़ प्लालेन से रगड़ने पर इन दोनों में आकर्षण का गुण होता है। जैसे देखो यहाँ पर आबनूस की भी छड़ है, आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ को जो है जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ते हैं तो ये जो है आपस में आकर्षित करने लगती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है, ये मान लो आबनूस की छड़ है, एक आबनूस की छड़ ले लिया और बिल्ली की खाल जो है इससे रगड़ा गया, तो रगड़ने पर देखा गया तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि अगर दो एक जैसी क्षण है, अगर दो एक जैसी क्षणों को आपस में रगड़ने के बाद प्रतिकर्षण देखा जा रहा है और इसमें अलग अलग वस्तु हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि जिस प्रकार का इस पर जो है गुण है, उस प्रकार का गुण जो है इस पर नहीं है, दूसरी वस्तु पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश को दो भागों में बांट दिया गया। तो आवेश को दो भागों में बांटने का काम जो है 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नामकरण किया, बताया कि आवेश जो है इस तरह से दो प्रकार के हुए। एक पर इन्होंने कहा कि कांच की छड़ पर जो है धनात्मक आवेश है और आबनूस की छड़ पर इन्होंने बताया कि ऋण आवेश है। हालांकि कोई ऐसी मतलब ये बता दिए थे कि ये कांच की छड़ पर जो है जिस प्रकार का आवेश है उस प्रकार का ये नहीं है, तभी तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस प्रयोग में आपने देखा कि जब एक जैसी क्षण है तो एक दूसरे को दूर भेज रही हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि आवेश दो प्रकार का है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। प्रिय बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो, और आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इसके बाद आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक की बात करें तो बच्चे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, कूलाम होता है आवेश का मात्रक। इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल वी या स्मॉल किसी से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और आ रही, स्थिर विद्युत विज्ञान क्या है? तो स्थिर विद्युत विज्ञान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग आवेशित वस्तु क्या होती है उसको जान लें, क्योंकि ये टर्म जो है बार बार आएगा, जो है आवेशित और अनावेशित, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो अगर कोई वस्तु जिस पर पहले से ही चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, या चार्ज्ड बॉडीज। अंग्रेजी में अगर कहें तो इसको चार्ज बॉडीज, चार्ज्ड, चार्ज बॉडी, और इसको अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। तो मान लो कि दो वस्तुएं हैं, मान लो एक और वस्तु ले लिया, ये चार्ज बॉडी है, आवेशित कह दें, आवेशित, और इसको अनावेशित, अनावेशित। ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं मान लो। तो अगर इनको आपस में हम लोग लाएं, आपस में मतलब करीब लाएं, तो देखें इस लाने पर ये पता लगता है कि प्रेरण के कारण इस पर भी कुछ आवेश आ जाते हैं, इसको प्रेरण के कारण इस पर भी आवेश आ जाते हैं। एक बात और आपको बता दें कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर जिस बिना आवेश का हो। आवेश होते हैं लेकिन उदासीन इसलिए होता है क्योंकि जितना धन आवेश होता है उतना ऋण आवेश होता है। इसलिए इस पर दोनों आवेश होते हैं लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि बराबर है।
सक्रिय नहीं रहते हैं। जब इनको जो है अ, अलग से जो है रगड़ दिया जाता है या किसी और वस्तु जो आवेशित है, पहले से आवेशित किया गया है, उसको साथ में लाते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके विपरीत आवेश इस पर आ जाते हैं। इसी गुण को प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरण। कहने का मतलब अगर ये धन है तो इधर वाला जो इसका सिरा होगा, दूसरी वस्तु जो अनावेशित है वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस पर भी आवेश आ जाते हैं, इसी कारण हुआ ये। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि आवेशित वस्तु है या अनावेशित। ठीक है, तो आवेशित वस्तु किसको कहेंगे? जिस पर आवेश पहले से है, चार्ज है वो, और जिस पे आवेश नहीं है अनावेशित वस्तु कहेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और भी समझना आपको जरूरी है कि कोई भी आवेशित वस्तु या तो किसी दूसरी वस्तु जो आवेशित है उसकी तरफ आकर्षित होगी, आकर्षित करेगी, या अनावेशित वस्तु है तो उसको भी आकर्षित करेगी। तो आपने समझ लिया कि चार्ज बॉडी क्या है, अनचार्ज बॉडी क्या है। आगे अगर हम लोग बात करें तो मूलावेश क्या होता है? मूलावेश किसे कहते हैं? इसके बाद आवेश की परमाणुकता क्या है? परमाणुकता, परमाणुकता। तो मूलावेश का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? मूलावेश। इसकी अगर मात्रा देखा जाए, संख्या देखा जाए तो 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम होता है। तो इतनी मात्रा होती है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ और भी बता दें आपको कि ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? मूलावेश। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 घात ऋण 19। अगर प्रकृति की बात करें तो यह ऋण आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अच्छा, इसके बाद आवेश की परमाणुकता की अगर बात की जाए तो आवेश की परमाणुकता का मतलब क्या है? दो वस्तुओं में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण जो होता है, तो वह जो है पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु ए है, ये बी है। अब इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए या कुछ आवेश चले गए, तो यह कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं जाते हैं। जैसे 1/2 या 0.5, 0.3 या इस तरीके से भिन्नात्मक रूप में नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे पूर्ण गुणज के रूप में। तो पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? मान लो कि अगर n इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ए से बी पर जाते हैं, तो n और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा है उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर Q बराबर एक समीकरण की स्थापना हो जाती है कि कितने आवेश जो है गए। तो आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, Q बराबर n और इंटू ई। समझ में आया कैसे यह फार्मूला इजाद हुआ है? Q बराबर n ई। ठीक है। तो कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होता। कहने का मतलब भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। आवेश का ट्रांसफर हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना। तो Q बराबर n, इसको आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और समझते हैं कि जितना अगर कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है तो उस पर धनावेश बचता है। जैसे मान लो कि ये वस्तु, इस पर जो है इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दी, 10 इलेक्ट्रॉन इस पर दे दी, तो ये वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित। क्या हो गई? ऋणावेशित। और बी वाली वस्तु जो जिसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है वो उस पर इतना कितना क्या हो जाएगा? धनावेश। क्या हो जाएगा? धनावेशित। यानी जो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसको धनावेशित। अच्छा, धनावेशित हमने नहीं लिखा। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जो ग्रहण करती है वह ऋणावेशित होती है। तो आपने यहाँ भी समझ लिया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोग। देखिए, आवेश क्या होता है, आवेश की खोज कैसी हुई, विद्युत क्या होता है, विद्युत का नामकरण किसने किया, आवेश का प्रकार क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश क्या है, स्थिर विद्युत विज्ञान क्या है। इसके बाद मूलावेश क्या है, आवेश की मात्रा कितनी होती है, आवेश की परमाणुकता कितनी होती है, किस वस्तु को हम लोग
आवेशित वस्तु कहेंगे, किसको अनावेशित वस्तु कहेंगे, किसको धनावेशित कहेंगे, किसको ऋणावेशित कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप लोग ये समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी आप बताएं, और मैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।